हेलो बच्चों, हम आज रिवाइज करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। कहने के लिए किताब का एक छोटा सा चैप्टर जिसको हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं और अपनी सारी कंसंट्रेशन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हुए हम थर्मोडायनेमिक्स पे ले आते हैं। और फिज़िक्स पढ़ते हुए जो बच्चे फिज़िक्स में जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो अपनी सारी कंसंट्रेशन कहाँ रखते हैं? हीट ट्रांसफ़र पे, है ना, थर्मल एक्सपेंशन पे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी हुई होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा चैप्टर है जिसको केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों में रेगुलर सेशन पढ़ाते हुए थोड़ा सा कम वेटेज दिया जाता है, लेकिन ट्रस्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसका वेटेज कम नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है। जब आप पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज करते हैं, चाहे वो नीट के हों या जेई मेंस के, तो आपको पता चलता है कि कितने ज़्यादा सवाल केटीजी से आए हुए हैं। नीट में तो कई बार एक एक साल में 2-2 सवाल केटीजी से आते हैं, और अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में आए हुए सवाल भी गिन लूँ तो कई बार पेपर में 3 सवाल आपको ये चैप्टर दे सकता है। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए अब अपना एक आसान से चैप्टर को शुरू करते हैं। जी हाँ, है आसान सही, कुछ थोड़ा फार्मूला बेस्ड है, तो इसमें कुछ फार्मूले आप ध्यान रखेंगे। और नीट का पेपर थोड़ा फार्मूला बेस्ड होता भी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप का पेपर होता है। तो जितने ज़्यादा फार्मूले को याद रखेंगे उतना आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे अपना। चलिए शुरू करते हैं। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आइडियल गैस इक्वेशन की। छोटे से छोटे पॉइंट को भी मैं इग्नोर नहीं करूँगा और रिजेक्ट नहीं करूँगा। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों? तो 1 मोल के लिए उसको लिखा जा सकता है PV इज इक्वल टू RT, 1 मोल के लिए। लेकिन अगर मोल्स ज़्यादा हों, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा मोल्स हों, तो अल्फ़ा मोल्स के लिए आप इसको लिखेंगे PV इज इक्वल टू अल्फ़ा RT। बच्चों, अगर आइडियल गैस इक्वेशन 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखी जाए तो उसको आप PV इज इक्वल टू KT लिखेंगे, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और n मॉलिक्यूल्स के लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे PV इज इक्वल टू NKT। तो यहाँ कैपिटल N मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ किया है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए, T टेम्परेचर के लिए, P प्रेशर के लिए और V वॉल्यूम के लिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन पे अगर सवाल आया है तो ये बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि वहाँ 1 मोल था या अल्फ़ा मोल्स थे, वहाँ 1 मॉलिक्यूल था या n मॉलिक्यूल्स थे, और उसके हिसाब से हमें 4 में से अपने लिए सुटेबल इक्वेशन सेलेक्ट करनी चाहिए। जिन सिंबल्स की मैं बात कर रहा था उनमें से एक सिंबल R है। चलिए इस R को थोड़ा सा जानते हैं। R को मैंने लिखा है UGC। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो R है, अगर आपसे एक बार ये भी पूछा गया कि R की क्या वैल्यू है तो PV अपॉन अल्फा T, लेकिन ऑब्वियसली ऑप्शन ये नहीं था। ऑप्शन क्या लिखा था? वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स ऑफ टेम्परेचर। सो बेसिकली PV वर्क डन कैसे है, ये सब बातें मैं थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन करूंगा। अल्फा यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और T टेम्परेचर को। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनमें से क्या है? इस तरीके के 4 ऑप्शन देके अगर PV अपॉन अल्फा T, अल्फा मैंने नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल ले लिया है। नंबर ऑफ मोल्स को आप स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई ऑथर किताब में, नंबर ऑफ मोल्स को कई ऑथर म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और आप अपनी तरफ से कुछ भी सिंबल ले सकते हैं। तो R को अगर मैं PV अपॉन अल्फा T या PV अपॉन स्मॉल n T लिखता तो आप आराम से पहचान लेते, लेकिन अब ऐसे भी पहचान लीजिएगा कि ऑप्शन में लिखा हो सकता है वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, और टेम्परेचर भी नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई में है। बच्चों, इस R की वैल्यू पे बात कर लेते हैं। तो MKS में चलते हुए, मीटर किलोग्राम सेकंड पैटर्न पे सिस्टम पे चलते हुए R की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और बच्चों, अगर हम इसको कैलोरीज में लेना चाहते हैं तो R की वैल्यू 1.98 होती है, जिसको कैलकुलेशन करते हुए हम 2 ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो जूल की जगह कैलोरीज आ जाएगा। तो कैलोरीज पर मोल केल्विन में अगर आपको R की वैल्यू चाहिए तो वो होगी 2। जो अगर आपको प्रेशर किलोग्राम पर मीटर प्रेशर अगर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हो, जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में ना देके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हो, और जो वॉल्यूम है वो लीटर में नहीं मीटर क्यूब में दिया हो, राइट। तो ऐसे केस में आप R की वैल्यू यूज़ करेंगे 8.314 जूल अपॉन मोल केल्विन।
बच्चों अगर आपको आंसर में, ऑप्शंस में जूल में नहीं कैलरीज में हीट या एनर्जी एक्सचेंज्ड नज़र आए, आंसर कैलरीज में चाहिए, तो आप आर की वैल्यू 2 कैलरीज पर मोल केल्विन यूज़ करेंगे। आर की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सी डायमेंशन है। आप आर की यूनिट देखिए, जूल अपॉन मोल केल्विन। तो जूल एनर्जी है और एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2T-2 और नीचे केल्विन लिखा है मतलब टेम्परेचर, तो ऊपर जाके टेम्परेचर रेस्ट पर -1 हो जाएगी, इसलिए थीटा रेस्ट पर -1 साथ में लिखा है। ये हैं आर पे पॉसिबल सभी सवाल या आर के सभी पॉसिबल यूजेस जो हमें आगे करने पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। बच्चों के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, R/Na। अगर हम MKS में चलें तो R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है और एवोगैड्रोस नंबर आप जानते ही हैं, जब आप ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। जी हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है और उसका एक्सप्रेशन R/Na भी। ये डायरेक्टली चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ऐसा नहीं कि ये न्यूमेरिकल में ही यूज़ होंगी, आपसे सीधा भी पूछ सकते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू इनमें से कौन सी है। डायमेंशन तो आप देख सकते हैं कि नीचे तो एक नंबर लिखा है k = R/Na एवोगैड्रोस नंबर, नीचे तो एक नंबर है, उसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो k की वही डायमेंशन होगी जो r की डायमेंशन है और r की डायमेंशन थी ml2T-2 θ-1, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी वही डायमेंशन होगी। बच्चों एक टर्म होती है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ये स्पेसिफिक वर्ड जब भी यूज होता है उसका मतलब पर यूनिट समथिंग होता है। तो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट मतलब गैस कांस्टेंट को किसी चीज से डिवाइड किया गया होगा। अच्छे बच्चों, गैस कांस्टेंट का सिंबल कैपिटल R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, और स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट का स्मॉल r होता है। जब आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को मास इन ग्राम से डिवाइड कर देते हैं तो आपको स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट मिलता है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट पर ग्राम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को ही कहा जाता है, वही मैंने फॉर्मूले में लिख दिया है। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम्स। और स्मॉल r को स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट के साथ साथ और क्या लिख सकते हैं, मैंने नीचे लिखा है पर ग्राम गैस कांस्टेंट। अगर हम यूनिट पे आए तो बस जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट था उसको एक मास से डिवाइड कर देना है, तो जूल पर केल्विन जो यूनिट थी बस उसमें अब नीचे एक मास और आ जाएगा, तो मोल्स की जगह अब यहाँ पे मास आ जाएगा, तो जूल अपॉन मोल केल्विन नहीं रहेगा, जूल अपॉन ग्राम्स केल्विन हो जाएगा। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो नीचे मास आने की वजह से जो m अभी तक चल रहा था वो m कैंसिल हो जाएगा, L2T-2 θ-1 स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट की डायमेंशन होगी। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R, मैंने आपको पढ़ाया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इन दोनों ही कांस्टेंट की टर्म्स में मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन लिख के दिखाई। जब बात मोल्स की हो रही हो तो इक्वेशन में R आता है, और जब बात मॉलिक्यूल्स की हो रही हो तो इक्वेशन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है। उस बिहाफ पे आप इक्वेशन को ये 4 तरह से लिख सकते हैं। जहाँ अल्फा की वैल्यू 1 है वहाँ PV = RT आ गया है, इसी तरीके से 1 मॉलिक्यूल के लिए PV = KT। लेकिन R और K को छोड़कर एक और कांस्टेंट मैंने आपको पढ़ाया स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, तो उसकी टर्म्स में भी तो हम आइडियल गैस इक्वेशन को लिख सकते हैं। इस पर कभी मैंने सवाल देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक रिकॉर्डेड सेशन देख रहा हूँ तो मेरे पास फ्रीडम है कि मैं एक एक पॉइंट को भी डिस्कस कर सकूँ। सिलेबस तो है, तो आज तक नहीं पूछा मतलब ये तो नहीं है कि कभी नहीं पूछा जा सकता। अच्छे बच्चों, फॉर 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस, अगर आप 1 ग्राम आइडियल गैस की बात करें, अभी तक मैं बात कर रहा था 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल, अल्फा मोल्स, n मॉलिक्यूल्स, मोल्स और मॉलिक्यूल्स की, और अब बात हो रही है मास की। 1 ग्राम ये मास है, मास की बात हो गई। फॉर 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन विल बी PV = RT।
ये वो पी वी इज इक्वल टू आर टी नहीं, उस पर कैपिटल आर आता है, जो 1 मोल के लिए इक्वेशन होती है, पी वी इज इक्वल टू कैपिटल आर टी। ये 1 ग्राम के लिए है, तो पी वी इज इक्वल टू स्मॉल आर टी। यहाँ पे स्मॉल आर स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को मास इन ग्राम से डिवाइड करके आता है। इसी तरह से अगर m ग्राम्स ऑफ गैस सैंपल दे रखे हों तो ये इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एम आर टी बनेगी। चलें हम आगे। चलिए बच्चों, डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, मेरा अगला टॉपिक है रियल गैस। ज़रा देखें क्या लिखा है रियल गैस के बारे में। क्या हेडिंग है? रियल गैस। कितने पॉसिबल सवाल आ सकते हैं, अब ज़रा उन पे बात कर लेते हैं। क्या लिखा है? पहला पॉइंट रियल गैस के बारे में, गैसेज एक्चुअली फाउंड इन नेचर। जो गैसेज एक्चुअली नेचर में मिलती हैं उनको हम रियल गैस कहते हैं, जैसा कि अपने नाम से ही पता चलता है, रियल गैस। बच्चों, रियल गैस गैस लॉज को फॉलो नहीं करती। गैस लॉज कौन कौन से होते हैं तो आप सब खूब पढ़ते हैं, आप सब अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्साक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर। तो कोई भी जो गैसेस लॉ है वो ये फॉलो नहीं करेंगी। कौन कौन फॉलो नहीं करेंगी? रियल गैस, राइट। वैसे ये लॉज मैं नहीं पढ़ाता हूँ फिज़िक्स में, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं तो जो भी प्रोसेस हम पढ़ते हैं उसी से हमारे सारे सवाल हो जाते हैं, तो हमें अलग से इन लॉज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो और शायद आपसे सीधा सीधा पूछ भी लिया जाता है वहाँ पे कि कौन सा लॉ क्या कहता है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपने जो पढ़ा है वो आपके काम आएगा। इस पे सीधा सीधा सवाल फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। लेकिन मैं अपने टॉपिक से नहीं हटता। मैंने कहा कि जो गैस लॉज होते हैं उनको रियल गैस फॉलो नहीं करती। तीसरा पॉइंट लिखा है डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। ओनली गैस लॉज को ही नहीं, ये आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करती। आइडियल गैस इक्वेशन होती है बच्चों पी वी इज इक्वल टू आर टी 1 मोल के लिए। पी वी इज इक्वल टू आर टी का मतलब होता है पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 आइडियल गैस के लिए। क्या लिखा है यहाँ पे? डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन, दैट मीन्स फॉर रियल गैस पी वी अपॉन आर टी इज नॉट इक्वल टू 1। फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए पी वी अपॉन आर टी 1 के बराबर नहीं होता है 1 मोल के लिए। फॉर 1 मोल आइडियल गैस के लिए पी वी अपॉन आर टी 1 होगा, लेकिन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस पी वी अपॉन आर टी 1 के बराबर नहीं होगा। बच्चों, पी वी अपॉन आर टी का एक नाम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आइडियल गैस का अगर 1 मोल है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा। रियल गैस का अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखें फॉर 1 मोल तो वो 1 के बराबर नहीं होगा। ओके। तीसरा पॉइंट, तो अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती तो ये किस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, या अगर कभी इस पे न्यूमेरिकल आ जाए तो हम किस फॉर्मूले से करेंगे? बच्चों, P की जगह आप लिखेंगे P को करेक्ट करके, तो प्रेशर में एक करेक्शन होता है जिसको प्रेशर करेक्शन कहते हैं। प्रेशर करेक्शन है A अपॉन वी स्क्वायर। तो जब आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हो तो लिखते हो पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ P नहीं, यहाँ लिखना है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर आपको यहाँ पर लिखना है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। P की जगह A अपॉन वी स्क्वायर को प्रेशर करेक्शन भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली वॉल्यूम से नहीं, वॉल्यूम में भी एक करेक्शन है B। इस B को वॉल्यूम करेक्शन कहते हैं। तो V बन गया है V माइनस B। बेसिकली गैसेस मॉलिक्यूल्स का कुछ साइज होगा, तो जितना भी टोटल वॉल्यूम था उसमें से वो साइज माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो स्पेस है जो मॉलिक्यूल्स ने कवर कर लिया है, दैट स्पेस इज नॉट फ्री टू मूव, उसमें कोई मूव नहीं कर सकता। तो वो वाला फैक्टर भी आपको कंसीडर करना पड़ता है। खैर, मैं डेरिवेशन से हटता हूँ, मैं ये फोकस रखता हूँ कि मुझे सिर्फ काम की बात आपसे करनी है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है उसमें प्रेशर बन गया P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वॉल्यूम बन गया V माइनस B और इज इक्वल टू आर टी। तो फॉर रियल गैस अगर 1 मोल के लिए इक्वेशन लिखी जाए तो पी वी इज इक्वल टू आर टी ना लिख के आप प्रेशर करेक्शन के साथ और वॉल्यूम करेक्शन के साथ इक्वेशन को लिखेंगे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू आर टी। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सवाल आता रहता है इस पर कोई ना कोई।
अच्छे बच्चों, इसको वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन भी कहते हैं और आप सबको ये याद होती है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आपने 1 मोल के लिए याद कर रखा है, आप इसको अल्फ़ा मोल्स के लिए भी याद रखें। मतलब ये ज़रूरी थोड़ी है कि मोल 1 ही होगा, मोल 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मोल्स 1 नहीं 1 से ज़्यादा हैं, लेट वो अल्फ़ा मोल्स हैं, तो इसी इक्वेशन में क्या करेक्शन होगा? तो P प्लस ए अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस अल्फा बी इज इक्वल टू अल्फा आर टी। जब अल्फा मोल्स के लिए इक्वेशन लिखी जाएगी तो इस तरह से लिखी जाएगी। ए एंड बी को यहाँ पे वॉन्डरवॉल कांस्टेंट कहते हैं और इन कांस्टेंट पर भी सवाल आए हुए हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में। आपसे अगर डायमेंशन ऑफ ए पूछी जाए और डायमेंशन ऑफ बी पूछी जाए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से आप बता सकते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं जो यूनिट और डायमेंशन में सेम होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लगा के बच्चों आप यहाँ से ए और बी की डायमेंशन निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत ही बार आए हुए सवाल हैं, इसलिए मैंने वो भी यहाँ पर इग्नोर नहीं किया है, उसको लिख दिया है कि डायमेंशन ऑफ ए आएगी ml5t-2 और डायमेंशन ऑफ बी आएगी L3। मतलब एल क्यूब है लेकिन ऐसे क्यूब नहीं बोलते डायमेंशन में, इसलिए मैंने कहा L3। बच्चों रियल गैस पे दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि प्रीवियस ईयर भी हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स मोस्ट क्लोजली टू आइडियल गैस। आपसे कहा जाए रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, तो आप 4 में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। At low pressure and high temperature, real gas behaves most closely to ideal gas. बच्चों रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, उसको मैथमेटिकली कैसे कहा जाएगा? आइडियल गैस के 1 मोल के लिए PV अपॉन RT की वैल्यू 1 होती है। PV अपॉन RT को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। तो फॉर एन आइडियल गैस, फॉर अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इन विच देयर इज 1 मोल, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1। रियल गैस के लिए बच्चों ये 1 नहीं होता, लेकिन लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बहुत नज़दीक होता है। वही बात मैंने लिखी है। चलिए सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। ये सेंटेंस आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी बार फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये कई बार आया हुआ सवाल है और शायद ज़्यादा बार पढ़ने से आपको याद ही रह जाए। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स मोस्ट क्लोजली टू आइडियल गैस। That is, compressibility factor becomes very close to 1, very close to 1, 1 के बहुत नज़दीक हो जाता है। इसलिए रियल गैस बिहेव्स मोस्ट क्लोजली टू आइडियल गैस, बिल्कुल आइडियल गैस की तरह उसके आसपास ही बिहेव करने लगती है। अगर जो भी प्रेशर आपने कहा उसका उल्टा और जो भी टेम्परेचर आपने कहा उसका उल्टा लिख दें, मतलब मैंने लो प्रेशर कहा था उसकी जगह हाई प्रेशर कह दूं और हाई टेम्परेचर कहा था उसकी जगह अगर लो टेम्परेचर कह दूं, तो बच्चों रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड। अगर सवाल ये है कि रियल गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, उनमें से सही ऑप्शन क्या है, सही अल्टरनेटिव क्या है, पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव या सही विकल्प का चुनाव करें, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे जिसमें लिखा हुआ है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर? ठीक है, आगे चलता हूँ। बच्चों अब आगे बात कर लेते हैं प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस की। अगर कोई आइडियल गैस किसी कंटेनर के अंदर है तो वो आइडियल गैस उस कंटेनर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, अगर ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस आप कहेंगे P इज इक्वल टू, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है, मैंने शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन दिया तो आपको इसमें फॉर्मूले याद रखने ही होंगे। आप इनको वहाँ डिराइव कर करके नहीं देखोगे, 11th क्लास में डेरिवेशन आता है इस प्रेशर वाले एक्सप्रेशन का जो सबसे ऊपर लिखा है। 5 मार्क्स की प्रॉब्लम होती है, वो भी बड़े कम स्कूल टीचर पूछ पाते हैं, तो इसलिए आपको तो यहाँ याद ही रखना है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन V VRMS का स्क्वायर। यहाँ बच्चों ये स्मॉल m किसका मास है? ये है मास स्मॉल m और कैपिटल M। देखो मैं 2 तरीके के मास यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो मैंने पहले ही इसलिए स्मॉल m और कैपिटल M को अलग अलग लिखने की पूरी कोशिश की है। इस जगह मैं स्मॉल m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल को लिख रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा स्मॉल m इज़ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल और कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कैपिटल V वॉल्यूम के लिए सिंबल है, स्मॉल v स्पीड के लिए है,
जहाँ VRMS लिखा है उसका मतलब है RMS स्पीड, और अगर कहीं रो लिखा है तो वो है डेंसिटी। सिंबल्स को ज़रा अच्छे से देख लीजिए। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल स्मॉल m, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए है, V वॉल्यूम के लिए है, स्मॉल v स्पीड के लिए है, RMS स्पीड के लिए है, और रो डेंसिटी के लिए है। पर मैं इसमें छोटा सा करेक्शन कर रहा हूँ बच्चों। मैं मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूँगा। किससे? कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूँगा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल को। इसलिए मैं अपनी इक्वेशन में भी जाके करेक्शन कर देता हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ कैपिटल M ऐसे। कैपिटल M मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल का सिंबल है। तो प्रेशर बना 1/3 mn/v VRMS का स्क्वायर। तो एक मॉलिक्यूल का मास अगर m है तो n मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा मास ऑफ गैस आ गया। नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी लिख सकते हैं। इसीलिए बच्चों ये इक्वेशन नीचे जाके क्या बन गई है, P = 1/3 रो VRMS स्क्वायर। तो आप इसके तीनों एक्सप्रेशन को पहचान लीजिए। डेंसिटी की टर्म्स में है तो क्या प्रेशर टिक करेंगे, और अगर मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में है तो हम इसमें क्या सिंबल या क्या इक्वेशन को चूज़ करेंगे उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। राइट, किस सिंबल का क्या मीनिंग है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए, और फिर मैं चलता हूँ आगे। इस पे सीधा बस प्रेशर पे ही सवाल आ सकता है, सीधा फॉर्मूला पूछा जाएगा या कोई न्यूमेरिकल। बच्चों स्पीड की बात करते हैं। 3 तरीके की स्पीड आपसे गैस की पूछी जा सकती हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको VRMS सिंबल दिया गया है। VRMS जहाँ V स्पीड के लिए सिंबल है, स्मॉल v स्पीड के लिए सिंबल है, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होती है, और एक होता है एवरेज उन सब का, जब आप एवरेज निकाल देते हैं स्पीड का। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला √3p/रो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2p/रो, और एवरेज स्पीड √8p/π/रो। तो मैंने बस एक वो प्रेशर वाला अगर याद है तो ये भी अपने आप ही याद हो गया। आप देख सकते हो कि ये जो 3 है आप इसको इस p के साथ मल्टीप्लाई में ले जाओ तो 3p, और रो डिवाइड में चला जाएगा तो 3p/2, स्क्वायर हटा के रूट लगा दो तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, जो कि है √3p/2। मोस्ट प्रोबेबल होता है √2p/2, और एवरेज स्पीड होता है √8p/π/रो। बच्चों हम जो आपकी इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, उसकी हेल्प से हम प्रेशर को और डेंसिटी का जो रेशो है उसको हम लिख सकते हैं RT/m, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो PV = nRT में नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मोलर मास जब लिखते हो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं, और आप P/रो को RT/m लिख पाओगे। तो इसलिए 3p/रो बन गया है √3 RT/m। ऐसे ही जहाँ जहाँ P/रो लिखा था वहाँ वहाँ RT/m लिख सकते हैं। गॉट इट। और बच्चों और हम क्या लिख सकते हैं, √3 kT/m, √2 kT/m, √8 kT/πm। सो बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो पहले दो एकदम सेम हैं, ये जो हैं ये वाले और ये वाले फॉर्मूले जो हैं वो बिल्कुल सेम है। राइट, P/रो को हम RT/m कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो स्मॉल m है ना, याद है ना ऊपर मैंने करेक्शन किया था, मैंने कैपिटल M पूरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर में कैपिटल M मैं मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल का सिंबल लूँगा कैपिटल M, और जब स्मॉल m लूँगा तो मास ऑफ गैस का सिंबल लूँगा। स्मॉल m मास ऑफ गैस, जो भी सैंपल हमें दिया है सैंपल ऑफ गैस उसका मास, और कैपिटल M मैं रिप्रेजेंट करूँगा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल को। तो बच्चों जिस भी फॉर्मूले में कैपिटल M आ रहा है मतलब वो 1 मॉलिक्यूल के लिए है। तो सबसे आखिरी कॉलम में जो आपको दिख रहा है √3 kT/m RMS स्पीड, √2 kT/m मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और √8 kT/πm √2 kT/m एवरेज स्पीड, और √8 kT/πm मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये जो है कैपिटल M की टर्म्स में है, लास्ट वाले जो 3 कॉलम है, और ये किसके लिए हो गए 1 मॉलिक्यूल के लिए। और जो पहले 2 कॉलम है जिसमें मैंने स्टार लगाया है, ये दोनों कॉलम अ सैंपल ऑफ गैस के लिए हैं, नॉट 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो प्रेशर की टर्म्स में चाहिए हो तो P/रो वाले एक्सप्रेशन,
और अगर टेम्परेचर की टर्म्स में चाहिए हो तो P/लो की जगह RT/m पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूले आपको अलग अलग टाइम पे काम आएंगे जब आपसे सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स पूछे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं किस सिंबल का क्या मीनिंग है। वैसे तो मैंने बता ही दिया, कैपिटल M मैं मास ऑफ मॉलिक्यूल का सिंबल ले रहा हूँ और M जो है वो मैं मास ऑफ गैस का सिंबल ले रहा हूँ, राइट। तो स्पीड का जो ये चार्ट है वो आपको याद रखना ही है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो स्पीड है वो RMS स्पीड है, और उसके बाद आ रही है आपकी एवरेज, और थर्ड पे जो आ रही है वो है मोस्ट प्रोबेबल। क्योंकि आप देखो कि 3p/2 और मोस्ट प्रोबेबल में 2 है, और ये है 8/3.14, 8/3.14, और ये 2 से बड़ा आता है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो। रूट मीन स्क्वायर स्पीड फर्स्ट नंबर पे लिखी है, फिर मोस्ट प्रोबेबल, और तीसरे नंबर पे एवरेज स्पीड। अगर आपको सैंपल ऑफ गैस के लिए चाहिए तो आप पहले 2 कॉलम में से कोई फार्मूला उठाओगे, प्रेशर की टर्म्स में या टेम्परेचर की टर्म्स में वो देखोगे, और अगर आपको 1 मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो आप तीसरे वाले कॉलम से फार्मूला उठाओगे। दैट डिपेंड्स कि वो आपको RMS स्पीड का चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल का चाहिए, या एवरेज का चाहिए। चलें आगे। जो मैंने कहा वही लिखा भी है यहाँ कि सबसे बड़ी स्पीड RMS स्पीड होती है, फिर एवरेज, और फिर मोस्ट प्रोबेबल। ये लिखा है RAM, RAM। जी हाँ, ये लिखा है राम। रैम भी कह सकते हैं, राम भी कह सकते हैं। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, टेक्नोलॉजी में है आपकी ज़्यादा श्रद्धा तो आप रैम कहिए, और अगर आप थोड़े से राम में विश्वास रखते हैं तो राम कहिए, आपकी मर्ज़ी, जो भी आपको पसंद आए। तो R फॉर RMS स्पीड, A फॉर एवरेज, और M फॉर मोस्ट प्रोबेबल। तो यही सीक्वेंस है। सबसे बड़ी RMS स्पीड होती है, फिर होती है एवरेज, और फिर होती है मोस्ट प्रोबेबल। मैं चलता हूँ अगले डिस्कशन पे। बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट सवाल, मैं सीधे सीधे सवालों की बात कर रहा हूँ, और ट्रस्ट मी, अगर आप पूरे लेक्चर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे नोट्स बना के, आपका एक सवाल नहीं छूटेगा। एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। वो थोड़ा याद करने वाला चैप्टर, देखो मेरी मजबूरी है, मुझे फॉर्मूले याद कराने ही पड़ेंगे। तो फॉर्मूले लिख दिए हैं, और प्लीज़ वो याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चार्ट बना लो, टेबल पे सामने चिपका लो। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। तो बच्चों, मैक्सवेल ने क्या किया कि वाई एक्सिस पर लिख दिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर स्पीड। एक पर्टिकुलर स्पीड पे जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो उसने लिखे वाई एक्सिस पे, जिसको मैंने dN/dV मैथमेटिकल सिंबल दिया है, और एक्स एक्सिस पे उन्होंने लिखी स्पीड, राइट, जिसका सिंबल हमने लिया है स्मॉल v। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर स्पीड और स्पीड के बीच में जब ग्राफ बनाया तो एक ऐसा कर्व आया। इसको मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। बच्चों, इस कर्व का जो पीक है, पीक, वो क्या बता रहा है कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी स्पीड है, जो पीक है। तो अगर हम उसको देखें तो ऐसे देखिए ज़रा मेरे साथ, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर स्पीड वाई एक्सिस पे। तो ये सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जिस पर्टिकुलर स्पीड पे होते हैं उसी को तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, मतलब उस स्पीड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसके जाके नीचे लिखा है मैंने मोस्ट प्रोबेबल। और ये आप जानते ही हो कि ये सबसे छोटी स्पीड होती है, इससे बड़ी होती है एवरेज, और सबसे बड़ी होती है RMS, जैसे कि मैंने अभी बताया ही था, राम। तो RMS स्पीड मुझे सबसे आगे लिखनी है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ते हुए स्पीड बढ़ रही है, तो सबसे बड़ी स्पीड आगे लिखी, उससे छोटी स्पीड थोड़ा पीछे, और सबसे पीछे मोस्ट प्रोबेबल होनी चाहिए। और मैं जानता हूँ जो पीक है वो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके नीचे मुझे मोस्ट प्रोबेबल लिखना था, और बाकी दोनों इससे बड़ी ही होंगी तो उनको मैंने आगे लिखा है। ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। इसमें आपके काम की बात सिर्फ यही है। इसमें आपके काम की एक और बात है बच्चों, अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन से देखें तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यूनिट से पहचाना जाता है कि एरिया क्या देगा। तो अगर आप dN/dV को V से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ dN आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये याद रखिएगा कि अगर हम इस लूप का एरिया निकाल दें, एरिया अंडर कर्व, अगर हम यहाँ पे एरिया अंडर कर्व निकाल देंगे, जब ये कर्व कंप्लीट होगा तो हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उस कर्व के नीचे अगर हम जो टोटल एरिया है उसको कैलकुलेट कर दें तो उससे क्या मिलेगा, तो आपका आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें ये दो बातें काम की हैं। एक तो ये पूरा चार्ट जो आपको दिख रहा है, जो पूरा डायग्राम है,
उसमें कहाँ मोस्ट प्रोबेबल है, कहाँ आरएमएस है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वेलोसिटी कौन सी है, और दूसरा किसका एरिया हमें क्या देता है। चलिए थोड़ी सी फालतू बात करने ले चलता हूँ आपके पास, थोड़ा साइड में आते हैं और कुछ फालतू बातें करते हैं। सुनिए, एक्चुअली मैक्सवेल ने ये एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन वी एंड डी, जब वो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उन्होंने देखा कि डी और वी के बीच में ये जो स्पीड की रेंज है, वी और वी प्लस डी वी और डी नहीं, वी और वी प्लस डी, तो इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो लेट वो मॉलिक्यूल डी एन है। तो बच्चों उन्होंने डिराइव किया डी एन इज इक्वल टू 4πn m अपॉन 2π के टी रेस टू पावर 3/2v स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 kt dv। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि ये सब फालतू है, बकवास है, मतलब बकवास नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैक्सवेल ने बड़ी मेहनत करी इसके पीछे। मैंने कहा आपके पर्पस से, मतलब आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसमें आपसे कोई ये फार्मूला नहीं पूछने वाला है, इसलिए मैंने कहा आई अपोलोजाइज फॉर माई लैंग्वेज। तो डी एन जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन स्पीड वी एंड वी प्लस डी। तो ये डी एन का एक एक्सप्रेशन था, और इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पर मैक्सवेल ने ये एक कर्व बनाया और उन्होंने कहा कि डी एन अपॉन डी वी और स्पीड के बीच में ये कर्व होगा। सो बकवास नहीं है, ऑब्वियसली आप देखिए कितना बड़ा उन्होंने वो एक्सप्रेशन डिराइव किया, बड़ी मेहनत लगी होगी मैक्सवेल की। उसके बाद उन्होंने कर्व बनाया, आपके काम का ये कर्व है, हमारे पर्पस से वो यूजलेस जरूर है फार्मूला, लेकिन देखिए बकवास तो बिल्कुल नहीं है। अगेन अपोलोजाइज फॉर माई स्टेटमेंट। थोड़ा आगे चलते हैं, मैक्सवेल की कुछ आगे की बात करते हैं, मैक्सवेल पर बेस। चलिए सवाल तो खैर मैं बाद में लूँगा, मैं लाइव सेशन में आपसे सवाल पे इंटरेक्ट करूँगा, अलग सेशन में बात करेंगे उसकी। फ़िलहाल हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं। बच्चों एक टर्म होती है मीन फ्री पाथ। आप जानते हैं कि जब गैसियस मॉलिक्यूल का एक सैंपल आपके पास होता है किसी कंटेनर के अंदर, तो गैसियस मॉलिक्यूल एक रैंडम मूवमेंट में होते हैं और वो कोलिजन करते रहते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन बाय द गैसियस मॉलिक्यूल इज नोन एज फ्री पाथ। एक कोलिजन के बाद जब दूसरा कोलिजन हुआ तो उस बीच में मॉलिक्यूल कितना चला उसको फ्री पाथ कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन बाय द गैसियस मॉलिक्यूल इज नोन एज फ्री पाथ। एंड रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बेसिकली, यहाँ पे मैं छोटा सा करेक्शन करूँ बच्चों, ratio of total distance traveled to total number of collision in a given interval is mean free path। mean free path का सिंबल मैं यूज़ करूँगा लैम्डा। बताओ क्यों यूज़ करूँगा लैम्डा, क्योंकि ऑथर यूज़ करते हैं लैम्डा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो मीन फ्री पाथ क्या है बच्चों, मैंने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन बाय द गैसियस मॉलिक्यूल इज नोन एज फ्री पाथ, और रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन अ गिवन इंटरवल इज मीन फ्री पाथ। खैर डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, काम की बात पे आता हूँ। तो मीन फ्री पाथ का पहला फार्मूला आपके सामने लिखा है, क्या है वो फार्मूला, ध्यान से पढ़ो। लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2π ND स्क्वायर के सिंबल का क्या मीनिंग है। स्मॉल n यहाँ पर मॉलिक्यूलर डेंसिटी को दिखा रहा है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल का डायमीटर स्मॉल d से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल की टर्म्स में मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2π ND स्क्वायर। बच्चों आप, जब मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूल के लिए गैसेस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NKT। PV इज इक्वल टू NKT में अगर मैं N/V निकालूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो आ जाता है P/KT। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम का सिंबल यहाँ हमने मेन फ्री पाथ में स्मॉल n ले लिया है, इसलिए N/V की जगह स्मॉल n, और स्मॉल n को P/KT लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा है तो इस स्मॉल n की जगह मैं P/KT लिख देता हूँ, और उससे तैयार हो जाता है आपका दूसरा फॉर्मूला। तो मीन फ्री पाथ का आपसे सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछा जाएगा ज़्यादातर 99.99% केस में। बाकी का जो थोड़ा बहुत 0.001% बचा उसमें ऐसा हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए किसके प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वगैरह, है ना, या उससे सीधा सीधा प्रोपोर्शनलिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन बना के कोई छोटा सा न्यूमेरिकल, जिसकी बात मैं प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर करूँगा। अच्छे बच्चों, अगर मैं स्मॉल n की जगह P/KT रिप्लेस कर देता हूँ तो ये लैम्डा ये बन जाता है। तो आप कोई एक फॉर्मूला याद रख लें, क्योंकि तीनों तो याद नहीं रख सकते, तो पहले वाला मैंने सबसे इजी लिखा है इसलिए,
उसके बाद स्मॉल एन को आप पी अपॉन के टी कैसे कह सकते हैं वो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से बता दिया। और तीसरा फिर मैं आगे बढ़ा कि कैपिटल एम में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को कह रहा हूँ और रो डेंसिटी को। तो अगर डेंसिटी की टर्म्स में आपसे मीन फ्री पाथ पूछा हो, मीन फ्री पाथ पे इतना लोड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मीन फ्री पाथ पे आजकल सवाल आने लगे हैं, तो मैंने इस पे ऑल पॉसिबल एक्सप्रेशन लिख दिए हैं। तो अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और डेंसिटी ऑफ सैंपल की टर्म्स में मीन फ्री पाथ बताना हो तो फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू एम अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर रो। यहाँ एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, डी डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल है और रो डेंसिटी है। बच्चों अभी केटीजी पूरा नहीं हुआ है, मैं एक छोटा सा रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए और तैयार करूंगा जिसमें मैं बाकी की बची हुई बातें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरेज सीपी सीवी मेयर्स फार्मूला और एडियाबैटिक कांस्टेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के रिलेशन वगैरह, वहाँ से भी काफ़ी सवाल आते हैं, उसके लिए अगले सेशन में बताऊंगा। ओके, पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, अपना फार्मूला चार्ट तैयार कर लो और रट्टा मार दो चैंपियन। ओके, टेक केयर।